हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे एथिक्स मीन्स आंसर राइटिंग की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। ठीक है, टोटल इसमें जो भी एथिक्स में आते हैं टोटल 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट का ए पार्ट है कि परसुएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परसुएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्कस, उसको डिस्कस करना है। ऑल्सो हाईलाइट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव परसुएशन, और इफेक्टिव परसुएशन के कुछ वेरियस एलिमेंट्स के बारे में बताना है। परसुएशन का मतलब होता है राजी करना, मनाना किसी को। ठीक है, उसको बोलते हैं परसुएशन। तो परसुएशन की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ही दोगे। ठीक है, सबसे पहले आता है परसुएशन। परसुएशन होता है क्या है? परसुएशन इज कॉन्शियस अटेम्प्ट, मतलब जानबूझ के आप अटेम्प्ट कर रहे हो टू चेंज द एटीट्यूड और बिलीफ ऑफ अदर। दूसरे के एटीट्यूड को या बिलीफ को जानबूझ के चेंज करने की कोशिश करने को ही क्या बोलते हैं? परसुएशन। कॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज द एटीट्यूड और बिलीफ ऑफ अदर्स। इट मीन्स इट अटेम्प्ट्स टू विन दी हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल। सबसे पहले उसके हार्ट एंड माइंड को जीतना, उनके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना, उनकी इंटेंशंस को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेशन, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को क्या करना? इन्फ्लुएंस करना। इसमें क्या नहीं होता? फोर्स नहीं होती। याद रखना, फोर्स और थ्रेट नहीं होता इसमें। परसुएशन में हमेशा कभी भी फोर्स और थ्रेट का यूज़ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बस यही है। एक चीज़ याद रखना, फोर्स और थ्रेट का यूज़ नहीं होता, बस उनको कन्विंस किया जाता है। ठीक है, रिटन वर्ड से, स्पोकन वर्ड से, फीलिंग से, रीजनिंग दे के, या फिर किसी भी चीज़ से उनको मनाया जाता है। फोर्स नहीं किया जाता या थ्रेट नहीं दी जाती, तो उसको बोलते हैं परसुएशन। ठीक है, कॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है परसुएशन का क्या रोल है? इससे बिहेवियरल चेंज आता है, क्योंकि आप बिहेवियर को तो चेंज ही कर रहे हो ना। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें लोगों को टॉयलेट्स अपने घर के अंदर बनाने और बाहर डेफिकेशन ना करने के लिए मतलब क्या किया जाता है? परसुएशन ही तो है। वो कोई फोर्स नहीं कर रहे, बस परसुएड कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इंटरनल चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी अगर पब्लिक में चेंज लाना चाहता है, सबसे पहले तो अपने स्टाफ में चेंज लाना पड़ेगा। उसके लिए उसके पास मतलब परसुएशन की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू परसुएड देयर स्टाफ फर्स्ट टू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जैसे सिटीजन चार्टर है, पहले लोगों को समझाने से पहले तो स्टाफ को खुद ही समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर एंड हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इससे क्या आएगा? सोशल जस्टिस आएगा। ठीक है, सोशल जस्टिस जैसे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उससे खत्म, मतलब जो सोशल एविल्स हैं उनको खत्म करने, मतलब वो खत्म करने में आसानी होगी परसुएशन से। जैसे कि चाइल्ड मैरिजेज हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन हाँ परसुएड किया जा सकता है। फीमेल फिटिसाइड, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो इन रिलीजियस प्लेसेस। फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है बहुत सारे टाइम पे, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गई, कम्युनल राइट्स हो गए। उन पीपल को मनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको अपने हाथों में ना लो। तो उनको, उनके लिए परसुएशन की जो ये थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओबेइंग लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड को ओबे करने के लिए भी हम मना ही सकते हैं कि पब्लिक को अगर रूल्स का नहीं पता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स से नहीं पता है, तो उनको अवेयर कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परसुएशन का रोल। ये बता दिया पुलिस की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, उसके बाद सोसाइटी की तरफ से बता दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही बता दिया, और इंडिविजुअल में क्या चेंज होगा, बिहेवियरल चेंज होगा, वो बता दिया है। ठीक है, उसके बाद ये इफेक्टिव कैसे होगा? ठीक है, तो इफेक्टिव फॉर ब्रिंगिंग आउट, मतलब हाँ, इसको इफेक्टिव होना चाहिए ताकि फेवरेबल चेंज आ सके। और इसकी इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कौन कह रहा है किसको क्या करने को, मतलब ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है, मैसेज क्या है, और टारगेट क्या है। मेन चीज़ें कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, और उससे क्या करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? परसुएशन में आते हैं। इफेक्टिव परसुएशन के क्या क्या वेरियस एलिमेंट्स हैं? एक कॉमन ग्राउंड को सबसे पहले एस्टेब्लिश करना। ठीक है, परसुएडर को सबसे पहले उनकी तरफ ही होना पड़ेगा, लोगों की तरफ। फिर जो आप पॉइंट समझाना चाहते हो उसके बेनिफिट को बताना। ठीक है, और जो भी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आपके परसुएशन पे, सबसे पहले वो कुछ ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे, तो उन ऑब्जेक्शंस को स्ट्रेंथ में चेंज करना। ठीक है, टर्निंग ऑब्जेक्शंस इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वही है। और उसके बाद क्या है? ग्रेजुअल स्टेप्स लेना, और जब वो धीरे धीरे मानने लग जाएं तो फिर अपनी बातें उनको और समझाना। ठीक है, देन मेक देम एग्री टू द लार्जर आइडिया। उसके बाद यही रेसिप्रोसिटी का आपको प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब व्हेन समवन डज समथिंग फॉर अस वी फील ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न इन फेवर। ठीक है, तो अगर आपकी बात उन्होंने मान ली, बाई चांस आप चाहते थे आपकी बात मान ली, तो आपको भी कुछ रेसिप्रोकल में देना होगा। देन रिवार्डिंग द टारगेट पॉपुलेशन फॉर चेंज्ड बिहेवियर, तो आपको उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। अगर वो उन्होंने उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया तो आपको उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। और फिर सोशल प्रूफ टेक्निक। सोशल प्रूफ टेक्निक मतलब सोशल प्रूफ टेक्निक मतलब जो पीपल हैं वो दूसरों को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही है, वो एग्जांपल्स देके काम करते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि इसमें बोला गया कि चेंजिंग पीपल्स हेजिटेशन टुवर्ड्स कोविड वैक्सीनेशन बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड योरसेल्फ। मतलब अगर डीएम अगर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो
वो देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखते हैं, या उनके लीडर्स लगवा रहे हैं, लोकल लीडर्स लगवा रहे हैं वैक्सीन, तो लोगों में फिर मोटिवेशन आता है कि नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा, हम भी लगवा सकते हैं। तो वही चीज़ें सोशल प्रूफ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजुअल स्टेप्स, कॉमन ग्राउंड, पॉइंटिंग आउट बेनिफिट्स, टर्निंग आउट ऑब्जेक्शंस। तो ये सारे एलिमेंट्स है किसके, इफेक्टिव परसुएशन के, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा वो हमने ऊपर बता दिया, इसका रोल क्या है। और परसुएशन की हमने सबसे पहले डेफिनेशन ले ली, और फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस ब्रॉडली स्पीकिंग परसुएशन शुड हैव डिजायरेबल सोर्स एज वेल एज डिजायरेबल मैसेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी इफेक्टिव, ठीक है। तो जो परसुएशन का जो परसुएशन जो है उसका डिजायरेबल सोर्स होना चाहिए और डिजायरेबल उसका मैसेज होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, क्या बोलता है, नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट द कंसाइंस इवन इफ स्टेटमेंट डिमांड्स इट, स्टेट डिमांड्स इट, मतलब कभी भी अपनी कंसाइंस के अगेंस्ट कुछ मत करो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द रोल ऑफ कंसाइंस इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले है कंसाइंस सबसे पहले होती क्या है, कंसाइंस होती है पर्सन का मोरल सेंस, राइट और रॉन्ग की, ठीक है, जो पर्सन लेता है किसी भी एथिकल डिसीजन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ी सी गट फीलिंग से थोड़ी ज़्यादा होती है, मोर देन जस्ट गट फीलिंग, आवर कंसाइंस इज मोरल मसल होती है, ठीक है। ये हमारी मोरल मसल होती है जो हमें हमारी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बारे में बताती है, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड बन जाते हैं, फिर हम उन्हीं को यूज़ करते हैं अपने एक्शंस में, अपने एथिकल डिसीजंस को लेने में, ठीक है। और जो कोई भी पर्सन है वो अपने एथिकल डिसीजन ले सकता है किस पे, कंसाइंस के बेस पे, राइट भी हो सकते हैं, मतलब वो डिसीजन जो है राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्सन का जो कंसाइंस है वो राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे मतलब यही बोला गया है कि जैसे ही मॉडर्न सोसाइटी आई है, रूल बेस्ड सोसाइटी आई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो करेक्ट कंसाइंस और स्टेट पॉलिसी में जो और लॉज में काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्जेंस था वो ख़त्म हो गया, मतलब कम होता जा रहा है। क्योंकि जो रूल बेस्ड सोसाइटी और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डेमोक्रेटिक मतलब रूल बाय पीपल, तो लोगों की उनको ध्यान में रखते हुए ही लॉज बनाए गए हैं। तो जो करेक्ट कंसाइंस, स्टेट पॉलिसी और लॉज में डाइवर्जेंस बहुत कम है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको अपनी कंसाइंस से अगेंस्ट जाना पड़े स्टेट के रूल को पास करने के लिए। आप एग्जांपल दिए गए हैं इसमें, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड कंसाइंस। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, डिस्क्रिशन है, बहुत सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक सेक्शन को बेनिफिट कर सकता है, दूसरे सेक्शन के उसमें ओकेशंस पे ही मान लो जैसे उसको डिसीजन देना है, एक ही टाइम पे फेरी जानी है, मतलब हिंदुओं की भी और मुस्लिम उसकी भी, तो वो मतलब तो वो किसको परमिशन देता है, तो ये तो वो हो गया ना, उसकी डिस्क्रिशन पे बेस है, और एक चीज़ उसके कंसाइन पे भी बेस है, ठीक है। तो समटाइम्स कंसाइंस भी काम आती है, ठीक है। लेकिन तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या लेना चाहिए, एथिकल डिसीजन लेना चाहिए रादर देन सर्विंग प्राइवेट इंटरेस्ट को नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यही कंसाइंस बोलती है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड कंसाइंस, जैसे कि समटाइम्स करप्शन होता है, ठीक है, जैसे कि समटाइम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा है, तो अगर आपका विसल ब्लो करोगे कि नहीं करोगे वो भी आपकी कंसाइंस के हिसाब से ही करोगे। तो विसल ब्लोइंग जो है करप्शन के अगेंस्ट, तो वो भी आपकी कंसाइंस पे बेस होगी। गवर्नमेंट एक्शन वर्सेस कंसाइंस, जैसे कि गवर्नमेंट एक्शन मतलब गवर्नमेंट किसी की लिबर्टी को थ्रेट कर सकती है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना ये भी क्या है, ये भी हमारी कंसाइंस को ही फॉलो करना है। स्टेट के ऑर्डर वर्सेस कंसाइन, जैसे कि नाजिर के रजीम पे क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि मिलियंस ऑफ ज्यूज़ को मतलब एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, लेकिन कुछ ही ऐसा कर पाए थे, कुछ उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो उन्होंने मना किया वो क्या थी, इट वॉज देयर कंसाइंस विच हेल्प देम टू डू व्हाट वाज एथिकली राइट एज रियल सेंस। तो ये भी उनकी कंसाइंस थी, उन्होंने ना कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो रियल सेंस में उनकी कंसाइंस नहीं बोला। इसीलिए जो कंसाइंस है वो गारंटी नहीं करती कि आपका जो डिसीजन होगा वो मोरली होगा, मोरली आप राइट होगी सब टाइम पे, ठीक है। समटाइम्स होता है कि पर्सन करेक्ट कंसाइंस को डेवलप ही नहीं कर पाता, बहुत सारे रीजन्स की वजह से, बाई चांस इग्नोरेंस की वजह से, बैड एग्जांपल्स ले लेता है दूसरों से, ठीक है, इंस्लेवमेंट टू पैशंस, एरोगेंस, इन सब चीज़ों के कारण समटाइम्स क्या हमारी करेक्ट कंसाइंस डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अपनी कंसाइंस को कभी भी हमें क्या नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और उसकी इफेक्टिवनेस को समझना चाहिए रादर देन मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अपनी कंसाइंस को भी फॉलो करना चाहिए और लेकिन करेक्ट कंसाइंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये है हमारा किसके बारे में, कंसाइंस के बारे में हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं, देखो सबसे पहले कंसाइंस की डेफिनेशन दी, उसके बाद इन्होंने लिंक किया कि कैसे मतलब दोनों अलग अलग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और उसमें, और उसके बाद है कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या बोलता है, राजा राम मोहन रॉयज लिबरल व्यूज ऑन सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज हैव मच रिलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया डिस्कस।
राजा राम मोहन राय के जो लिबरल व्यूज़ हैं सोशल चेंज, सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ पे, उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है आज के टाइम पे। कैसे? जैसे कि आप राजा राम मोहन राय के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। राजा राम मोहन रॉय वाज दी मतलब क्या था, पॉइनर थे किसके, इंडियन रेनेसा के, ड्यू टू हिज रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म जो भी उन्होंने किए थे। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर के साथ उन्होंने ब्रह्मो समाज की एस्टेब्लिशमेंट की थी 1828 में। ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट बन गया ये बाद में जाके। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने की मदद की, ऑर्थोडॉक्सी को रिमूव किया हिंदू रिलीजन में, कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सबके अगेंस्ट राजा राम मोहन राय बोले। ठीक है, तो इसके जो मॉडर्न और लिबरल व्यूज़ थे सोशल और रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर आज भी हैं। जैसे कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आज भी मतलब एक दूसरे रिलीजन को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और ये हमारी हारमोनियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है क्या, डिसहार्मनी क्रिएट करता है ये। ठीक है, तो यही सोर्सेज ऑफ ट्रबल हैं और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी में ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस हैं ये रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सीज हैं। ठीक है, उन्होंने जितने भी रिलीजन्स है सब रिलीजन्स के कुछ न कुछ प्रिंसिपल उठाए। ठीक है, और उन सबको एक में मिला दिया सोसाइटी के भले के लिए। मतलब उन्होंने किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं माना, उन्होंने सब रिलीजन से कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखी। ठीक है, और वो ह्यूमैनिज्म में ज़्यादा विश्वास करते थे। रिलीजन का जब कंसेप्ट आता था वो ह्यूमैनिज्म में ज़्यादा विश्वास करते थे, जो आज भी है। ठीक है, और उनका जो बिलीव था वो था रैशनलिज्म पे। ठीक है, रैशनलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते थे, जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इनकलकेट होना चाहिए, ताकि जो कम्युनल हेट्रेड है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे रिलीजियस इश्यूज़, सोशल इश्यूज़। ठीक है, और कास्ट सिस्टम को उन्होंने एबॉलिश करने की कोशिश की, सती और फिर उसके एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कास्ट एंड जेंडर, इन सब के लिए किया। तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा बोला गया है। ठीक है, सोशल बिलीफ्स अभी भी रिलेवेंट है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रीजन के बेस पे, कलर के बेस पे। ठीक है, तो इसके आइडिया को अगर हम इनकलकेट कर ले तो जो सोशल इश्यूज़ हैं वो रेडिकेट हो जाएंगे हमारी सोसाइटी। जेंडर इनक्वालिटी आज भी मोस्ट कॉमन इशू है। ठीक है, तो वही राजा राम मोहन राय ने मतलब एक लिविंग ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक लिविंग ब्रिज की तरह काम करें, जो इन्होंने इतने साल पहले जो बात बोली थी आज के टाइम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है, रिलेवेंट है उनकी जो बातें हैं। तो अगर उनके बिलीफ्स को इनकलकेट कर दिया जाए मॉडर्न सोसाइटी में, तो बहुत सारे जो मिनेक्स हैं उनको फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और हाँ, जो ऐसे मिनेक्स जो सोसाइटी को काफ़ी दिन से मतलब खाए जा रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलता है, मोरल सर्कल ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ बीन एक्सपेंडिंग कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम। कि जो ह्यूमैनिटी का जो मोरल सर्कल है वो एक्सपेंड हो रहा है कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम। तो हमें डिस्कस करना है नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ क्या सेम राइट होने चाहिए ह्यूमन बींग्स की तरह। तो ये बोला है। सबसे पहले मोरल सर्कल होता क्या है? मोरल सर्कल होता है बाउंड्री ड्रॉन अराउंड ऐसी एंटिटीज़ वर्ल्ड में जो हमें मोरल कंसिडरेशन से सही लगती हैं, वर्दी लगती हैं। ठीक है, सिंपली पुट करें, मतलब सिंपली बताएं कि आवर मोरल मतलब मेनली हमारा मोरल सर्कल बताता है कि हम किसको वर्दी मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। ठीक है, और ओवर द सेंचुरी जो मोरल सर्कल है ह्यूमैनिटी का वो एक्सपेंड किया है। ठीक है, हमेशा एक्सपेंड ही करता जा रहा है। जैसे कि पहले एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, वुमेन को राइट दिए गए, सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया गया। तो ये जो मोरल सर्कल है ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि रेशनल थॉट हो गया। ठीक है, कंपैशन, एल्ट्रुइज्म, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एक्टिविज्म, इन सब के कारण जो है मोरल ह्यूमैनिटी का जो मोरल सर्कल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब केस आ रहा है कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को भी इसके अंदर ऐड किया जाए ह्यूमन राइट्स के अंदर, जैसे कि मोरल सर्कल के अंदर, जैसे कि एनिमल्स हो गए, नेचर हो गया, रोबोट्स हो गए। ठीक है, इनको भी ऐड करने की बात है। ठीक है, तो यही है। तो अब जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स फील कर सकते हैं पेन को, प्लेजर को, तो उनके भी राइट्स होने चाहिए। वही बोले राइट नॉट टू अनजस्टली इम्प्रीजनमेंट, उनके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होना चाहिए, राइट नॉट टू बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन, उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडीली इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये क्या ऐसे राइट्स एनिमल्स को भी होनी चाहिए? तो इस बात पे वो चीज़ है। तो ये बोल रहे हैं कि येस इन पे भी होनी चाहिए, और मोरल जो सर्कल है वो एक्सपेंड होना चाहिए और ज़्यादा। इसके बाद जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम आप मान लो, जैसे कि गंगा यमुना है, ये ख़राब हो रही हैं, तो इनको भी बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स को ये सपोर्ट करती है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इवन मशीन्स को भी राइट दिए जाने चाहिए। जैसे कि हम कोई रोबोट बनाते हैं, ठीक है, तो वो एनिमल्स की तरह हमारे सारे काम करता है। ठीक है, तो उनको उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना भी वो होगा। तो हर एक चीज़ को राइट देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब मोरल जो सर्कल उसको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि उन चीज़ों को किस एक्सटेंट तक हम फ्रीडम दें, या फिर उनको उनके मोरल जो राइट्स हैं उनको क्या करें, एक्सपेंड करें। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे है? डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफिकेशन उनका एक रेशनल बेसिस पे, कि एनिमल्स को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि डॉग्स को इंक्लूड करना राइट्स में
हाँ, अगर हम डॉग्स के लिए कोई राइट्स बनाते हैं तो फिर हमें चिकन के लिए भी बनाना पड़ेगा, जो इतने सारे लोग चिकन खाते हैं। तो वही चीज़ है ना, तो रैशनल बेसिस होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्टेन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मोरल सर्कल इंक्लूजन होना चाहिए ह्यूमंस के लिए। क्योंकि जो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फैमिली फ्रेंड्स को सबसे पहले सेंटर में रखते हैं, अदर ह्यूमन बींग्स को लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। ग्रुप मेंबर्स में क्या होता है, अपने ग्रुप को अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोग क्या होते हैं, जो हाईली सेंटिमेंटल एनिमल्स हैं उनको अपने मतलब उस सर्कल के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंट जो उनके लिए बेनिफिशियल है, एनिमल्स जो लो सेंटिमेंट के होते हैं उनको पीछे रखते हैं, ठीक है। तो और डिफिकल्टी जैसे कि रोबोट्स हैं, उनको आप कैसे राइट्स दे सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो डिफ़िकल्टी भी है इनको कि किस सर्टेनिटी तक इनको राइट्स दिए जाएं, ठीक है। और इसके बाद है कि इससे पहले बताया गया कि किस किस को देने की बात चल रही है और मोरल सर्कल के एक्सपेंड होने की बात क्या है। तो 10 इस चीज़ पे भी ज़्यादा डिबेट्स चाहिए, डिस्कशन चाहिए, ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को राइट देने के बारे में, ठीक है। ये जो आइडिया है रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता और एकदम से इसको इंक्लूड भी नहीं किया जा सकता। एज द आइडिया दैट वुमेन डिजर्व द सेम राइट एज मैन वाज ओनली अनथिंकेबल एज ए कपल ऑफ सेंचुरीज एगो। वो तो मतलब सोचना ही मुश्किल था ये आइडिया को, लेकिन हुआ, डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आज के टाइम पे इक्वल राइट्स अप्रोक्सीमेटली वुमेन्स को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मोरल सर्कल एक्सपेंड कैसे हो रहा है, ठीक है। एनिमल्स को, प्लांट्स को और रोबोट्स को राइट्स देने की बात चल रही है, ठीक है। और आप उसको उसमें डिफिकल्टी क्या है, कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ईच इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट बाय अटेम्प्टिंग ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड हिम। तो ये फिर से आ गया कौन सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो, व्हाट डू ईच ऑफ दीज फॉलोइंग कोटेशंस मीन टू यू। आपके लिए उनका मतलब क्या है, तो आपको इनका मीनिंग खोजना है, आपको अपने पॉइंट ब्रेनस्टॉर्म करके लिखने हैं और इसके बाद इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेके आपको देखना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। इनर रिवॉल्यूशन की इसमें बात कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, महात्मा गांधी जी की इन्होंने बात कर रखी है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पॉइंट्स लेने हैं और उसके बाद इसके पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोलता है, ट्रू कंपैशन मीन्स नॉट ओनली फीलिंग अनदर पेन्स बट ऑल्सो मूव टू हेल्प टू रिलीव इट। तो वही है, ट्रू कंपैशन का मतलब ये होता है। तो आपको ये भी कोटेशन है, खुद लिखनी है ये करके। ये कंपैशन का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद सोच के ही लिखना होगा, ठीक है, कि आपके लिए उस कोटेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है, एन इंपॉर्टेंट रिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज एब्सेंस ऑफ करप्शन। प्रोबिटी को इंश्योर करने का एक मतलब इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है क्या, करप्शन नहीं होना चाहिए। एनालाइज करो। सबसे पहले प्रोबिटी एक लैटिन वर्ड से निकलती है जिसका मतलब है प्रोबिटास। प्रोबिटास का मतलब होता है गुड, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल एंड ऑल्सो एडहियर टू देम, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी, अपराइटनेस, इनकरप्टेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कन्फर्म्ड इंटीग्रिटी। ये क्वेश्चन हम 3-4 बार कर चुके हैं। गवर्नेंस में प्रोबिटी का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस में प्रोबिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी एंड करेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कि वेदर दे अपहोल्ड द प्रोसीजरल अपराइटनेस, क्या वो प्रोसीजरल अपराइटनेस को फॉलो कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल मैनिंग दिस इंस्टीट्यूशन। उसमें इंडिविजुअल को नहीं देखना, इंस्टीट्यूशन को देखना है, क्या वो प्रोसीजर में अपराइटनेस उसमें है, ठीक है। अडोप्टिंग एन एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच, एक एथिकल और ट्रांसपेरेंट अप्रोच को अडोप्ट करना। और प्रोसेस अलोइंग द प्रोसेस टू विदस्टैंड स्क्रूटनी, ठीक है। प्रोसेस को विदस्टैंड करना स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। जो भी प्रोसीजरल अपराइटनेस तभी ना होगी जब उसकी स्क्रूटनी भी होगी, ठीक है। तो प्रोबिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हमें डिसऑनेस्ट होने से बचना है, हमें करप्ट होने से बचना है, ठीक है। हमें अपराइट रहना है अपने पर्सनल जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें, ठीक है, जो भी चीज़ें उनमें, ठीक है। और जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने क्या बोला था, एब्सेंस ऑफ करप्शन जो इंपॉर्टेंट है प्रोबिटी इन गवर्नेंस के लिए। क्यों, क्योंकि जो करप्शन है उससे क्या होता है, किसी भी सिस्टम की लेजिटिमेसी खत्म होती है, ये ऑब्जेक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस को इम्पैक्ट करता है और इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंडर करता है, क्या, करप्शन, ठीक है। और पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है ब्यूरोक्रेसी का करप्शन के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन रीजन्स के कारण जो है प्री रिक्विजिट है, क्योंकि करप्शन खराब है, ठीक है। और प्रोबिटी को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथन करते हैं, इफेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आंसरेबिलिटी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी उससे तो और ज़्यादा वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें किसमें हेल्प करेंगी, हमारी प्रोबिटी को स्ट्रेंथन करेंगी गवर्नेंस में। तो ये शेयर्ड बिलीफ है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, क्लीन और एफिशिएंट गवर्नेंस आएगी, ठीक है। हाउएवर स्टैंडर्ड्स डू नॉट बाय देमसेल्व्स इंश्योर एथिकल बिहेवियर, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ही खुद में नहीं, उनको फॉलो भी करना पड़ता है। इंटीग्रिटी, प्रोबिटी पब्लिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। तो ये चीज़ में बोली गई है और इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये कंक्लूड हो गया कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है प्रोबिटी और कौन से मेथड है। करप्शन क्या क्या नुकसान करता है, ठीक है, लेजिटिमेसी को खत्म कर देता है, ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देता है, चेक्स एंड बैलेंसेस को इंपैक्ट करता है, इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंडर करता है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी को हिंडर करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोबिटी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। दो चीज़ बोली गई, इन्फॉर्मेशन को देना और प्राइवेसी को देना। वही है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस और ट्रांसपेरेंसी का कल जो क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन यही है। आरटीआई और प्राइवेसी के बारे में बोल रखा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इससे गवर्नमेंट क्या रहती है, पीपल के लिए अकाउंटेबल रहती है। कॉन्फ्लिक्ट आता है पब्लिक को माइंड में, पब्लिक इंटरेस्ट को माइंड में रख के दे कैन बी रिकनसाइल्ड। तो डिस्कस करना है हमें। ठीक है, हाँ, तो देखो इनके बीच में राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी में क्या होते रहते हैं, क्लैशेज होते रहते हैं। कैसे, जैसे कि डिस्क्लोजर वर्सेस प्राइवेसी। आरटीआई में क्या करना है आपको, किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए समटाइम्स इन्फॉर्मेशन को आपको प्राइवेट भी रखना पड़ता है। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आरटीआई में क्या होता है, सेक्शन 8 के आरटीआई में बोला गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, नॉट रिलेटेड टू, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आता है, क्योंकि वो प्राइवेसी का कंसेप्ट उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो वही है, ये जो एक्ट है वो इंपावर करता है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे आपको इन्फॉर्मेशन को लीक करना है, प्राइवेसी के उस पर नहीं करना है। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। आरटीआई का जो सेक्शन 11 है वो क्या बोलता है कि आपको थर्ड पार्टी का ओपिनियन लेना होगा डिस्क्लोजिंग करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को। तो भैया ये जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टीज़ को डिस्क्लोजर की, वो रोक सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी से पूछा जाए, अगर वो मना कर दे तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। प्राइवेसी राइट की वाइड कंटोर्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुटा स्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया था। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट बना दिया था तो आप उनको वो तो नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ प्राइवेट ही रखनी पड़ेगी, किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनल डेटा है, ऐसी चीज़ों को। तो वही चीज़ है, तो वाइड कंट्रोल्स ऑफ प्राइवेसी राइट भी ज़्यादा, तो हर चीज़ को आप क्या नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये दोनों ही, इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, ये दोनों ही क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंडिविजुअल की प्राइवेसी अचीव होती है इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंटल ट्रांसपेरेंसी से, और ट्रांसपेरेंसी के जो एक्शन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी तो आपको बता दिया कहाँ कहाँ ये वो होते हैं। 1 सेकेंड। तो क्या होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर बना सकते हैं और आरटीआई एक्ट को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स को, जैसे कि प्राइवेसी हो गया, पब्लिक गुड हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ हो गया। इंटरनल कंसिस्टेंसी हो सकती है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो और एक बैलेंस हो सबके बीच में। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सबसे पहले क्लैशेस कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस एक्ट के अंदर हैं और इनका इशू क्या है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में आप लिख सकते हो क्या किया जा सकता है कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, और फिर आप लिख सकते हो कंक्लूजन। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें, 5th क्वेश्चन पे क्या बोलता है, एक्सप्लेन द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन स्पेंडिंग गवर्नमेंट फंड्स फॉर एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स एंड पब्लिसिटी। बताना है कि जो गवर्नमेंट जो फंड्स को स्पेंड करती है एडवर्टीजमेंट्स में और कैंपेन्स में, पब्लिसिटी में, तो उसका एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट्स हैं, पब्लिसिटी हैं, वो मेन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उसको बताने के लिए, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करने के लिए वो ऐसा किया जाती है। वेलफेयर स्कीम्स के लिए, पॉलिसीज़ के लिए ऐसा किया जाता है। इससे क्या होती है, रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है वो वाइड स्केल तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूड एडवर्टीजमेंट जो गवर्नमेंट करती है अपनी विजिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के जो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, वो क्या होता है, मिसयूज़ और वेस्टेज होती है उससे पब्लिक फंड्स की। ठीक है, क्या होता है उससे मिसयूज़ और वेस्टेज होती है पब्लिक फंड्स की। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी होता है बहुत सारी डेमोक्रेसीज में। बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि उससे क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड का मिस अप्रोप्रिएशन होता है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ के पास पावर में नहीं है तो उनके पास इतनी मनी नहीं है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। न्यूट्रलिटी ऑफ मीडिया पे इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वही है, वो पैसे दे सकते हैं किसी भी मीडिया हाउसेस को, तो वही है, और ये क्या करता है, इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज इससे वो हैं, तो नीड है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस। हाँ, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस पे आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस, और नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, जुडिशरी के द्वारा इन दिस,
टाइप ऑफ थिंग्स, लेजिस्लेशन और जुडिशरी के द्वारा, ठीक है, ताकि वो जो अपने ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करें इफेक्टिवली, ठीक है, बिना पब्लिक फंड्स को वेस्ट किए हुए, मिसयूज़ किए हुए, ठीक है। तो वही है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट जब एडवर्टीजमेंट करती है, पब्लिक फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करती है, इनएफिशिएंट यूटिलाइज करती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती है, न्यूट्रलिटी ऑफ मीडिया इम्पैक्ट होती है और इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। आ जाते हैं बी पे, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की हमें कंसेप्ट बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिग्निफिकेंस है, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स कैसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती क्या है, सबसे एडमिनिस्ट्रेशन में होती है सिविल सर्वेंट को फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस देनी है गवर्नमेंट को इम्पार्शली विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब होता है जो क्योंकि जो गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करना है सिविल सर्वेंट्स को, वो फेथफुली किया जाए, वेदर वो उनकी एडवाइस हो या ना हो, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं उनको फेथफुली इम्प्लीमेंट करवाना आपका वो है, चाहे आप उसमें आपकी कंसाइंस है चाहे नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि प्रिंसिपल जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का है उसमें कुछ की एलिमेंट आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से एलिजेंस रखना, लॉयल रहना मिनिस्टर से, प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑफ द डे, ठीक है, इम्प्लीकेशंस देखना पॉलिसी ऑप्शंस के, क्लियर और ऑनेस्ट एडवाइस देना, ठीक है, सपोर्ट करना, इम्प्लीमेंट करना जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन है उनको, ठीक है, नॉट मेकिंग देयर ओन व्यूज़ इन पब्लिक, अपने व्यूज़ को पब्लिक में ना जाने देना, ठीक है, मिनिस्टर को असिस्ट करना, प्रिंसिपल जो ऑफिशियल है उनको वो करना। तो यही चीज़ है। तो सिग्निफिकेंट कैसे है ये, मतलब ये तो बता दिया कि कैसे आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ला सकते हो, ठीक है, ये तो आपने बता दिया स्टेप्स, ये आपने बता दी डेफिनेशन। तो ये इफेक्टिव कैसे है, अब आएगा ये कैसे इफेक्टिव है, ठीक है। सिग्निफिकेंट कैसे है, सबसे पहले ये इंश्योर करता है हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंश्योर करता है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इससे क्या बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है मिनिस्टर्स के बीच में कि उनके जो ऑर्डर्स है वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, सिविल सर्वेंट जो ऑनेस्ट फ्री फ्रैंक फेयर ओपिनियन देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, और इससे क्या हो जाता है, अप्रेजल प्रमोशंस होती हैं सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री होके, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई हैं कि अभी जो नए रूल्स बनाए गए हैं उनके हिसाब से न्यूट्रलिटी कैसे इंश्योर की जा रही है। तो उसमें आपको 4-5 पॉइंट्स दिखने की कैसे की जा रही है, ठीक है, कि सबसे पहले तो कोई भी सर्विस का जो मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी सिविल सर्विसेज का जो मेंबर है वो अपनी और अपनी फैमिली के मेंबर को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करे जो गवर्नमेंट के लिए सबवर्सिव हो या उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। तो अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उनको गवर्नमेंट को बताना होगा, ठीक है। हाँ, और किसी को भी इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। और जो सर्विस के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में वोट करने के लिए क्वालिफाइड हैं, वोट मतलब इलेक्शंस में, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं दे सकते कि वो किसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। और कि वो कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते, कोई फैक्ट ओपिनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कुछ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को शो करती है। ना उनको अपनी फैमिली, ना अपने मेंबर्स को पॉलिटिकल पार्टी में इंडल्ज करवाना है, ना उनको खुद होना है, ना कोई फैक्ट देना है उनके बारे में। आप वोट कर सकते हो लेकिन आपको नहीं बताना है कि आपने किसको वोट दिया या दे सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये रूल्स को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस की सेंस को लेती हैं, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का प्लेस यहाँ पे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कोई प्लेस नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए सिविल सर्वेंट्स को, इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उनकी ऑब्जेक्टिविटी पे, नॉन पार्टीशन अप्रोच पे जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। तो एक जगह ये सही भी है और एक जगह इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। In light of recurring issues, there is constant need to search for better ethical framework and models of corporate governance. Discuss with adequate examples and evidence in support of your argument. बहुत सारे जो issues होते रहते हैं, बेटर एथिकल मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेटर एथिकल फ्रेमवर्क की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, कॉन्स्टेंट नीड रहती है। एडिक्वेट एग्जांपल से बताओ। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरी बार क्वेश्चन आया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ रूल प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस बाय विच फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है इसमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, और अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन सोसाइटी, ठीक है, बैलेंस होता है सोशल और इकोनॉमिक गोल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है,
इसमें ये एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आपको मतलब जिन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है लॉज से, रेगुलेशंस थे, तो मतलब कहाँ कहाँ उनका डाउनफॉल हुआ है कभी कॉरपोरेट्स में। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल्स दिए गए हैं, 4 एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। एक दिया है कैफ़े कॉफ़ी डे का, जिन्होंने अपने सब्सिडरीज़ को बोला कि आप पे एडवांस में पे कर दो किसी फर्म को जो उसकी फैमिली कंट्रोल करती थी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जबकि ऑडिटर्स ने कोई वहाँ पे सवाल नहीं उठाया। दूसरा है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ने अपनी ग्लोरी खो दी क्योंकि जो उसका फाउंडर था वो अपनी प्लेस छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर आ गए येस बैंक। येस बैंक ने भी अपनी बैलेंस शीट को मतलब गलत दिखाने की कोशिश की, एनपीए को छुपाया, ठीक है, और जबकि उसमें टॉक्सिक एसेट्स ज़्यादा थे और डिपॉजिटर्स का जो ट्रस्ट है वो उसने लॉस्ट कर दिया। और मतलब ये IL&FS क्राइसिस तो जो हुई थी उसमें तो मिस गवर्नेंस का पद, जहाँ पे ऑडिटर्स और जो रेटिंग एजेंसी हैं उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने बेटर पिक्चर नहीं दी फाइनेंशियल हेल्थ की कंपनी की, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल इन्होंने दिए गए हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट्स फेल हुए हैं अगर उन्होंने एडहियर नहीं किया है लेजिस्लेशन से, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो फेलियर्स हो रहे हैं, तो इसलिए कॉन्स्टेंट नीड है कि बेटर एथिकल फ्रेमवर्क और मॉडल यूज़ किए जाएं एथिकल गवर्नेंस में। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इससे बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स में बैलेंस बना रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में, इफेक्टिव ऑडिट कमेटी रहती है, ठीक है। और प्रमोटर को एडवेंचरिज्म नहीं, मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया यूज़ करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाएगा, ठीक है। पब्लिक फेथ उससे रिस्टोर होगा, ठीक है, अगर एथिकल डिसीजन को कॉर्पोरेट्स अगर यूज़ करते हैं तो वही है। एट प्रेजेंट जो कंपनीज एक्ट 2013 और जो SBI का लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करते हैं इंडिया में। कौन कौन? एक तो कंपनीज एक्ट और एक SBI का LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एथिकल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज को ग्रेडेड में बांट रही है, उनको रिवार्ड दे रही है बेटर एथिकल गवर्नेंस को यूज़ करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स भी दे रही है, और बस यही है, मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। तो ये आ गया, ये किस में आएगा? ये आएगा हमारे कंक्लूजन में, ठीक है। तो कंक्लूजन हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये लिख दिया हमने, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? 6 के B पे। क्या बोलता है? जेंडर इनइक्वालिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी जो है होम से स्टार्ट होती है और फिर वो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। तो हमें उसको डिस्कस करना है, नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे जेंडर इनइक्वालिटी के जो सीट्स हैं वो घर पे बोए जाते हैं? सबसे पहले जेंडर डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। सबसे पहले हाउस होल्ड वर्क को ही जेंडर में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे लड़की खाना बनाएंगे, लड़का बाहर से सामान लाएगा, तो ऐसा जो किया जाता है, ठीक है। बॉयज़ को प्रीफर किया जाता है गर्ल्स में, ठीक है, खाना खाने में और पढ़ाई में, उन पर भी ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है प्रोटेक्शन के बेस पे, जैसे कि गर्ल्स हैं केवल और केवल लड़के के साथ बाहर जाएंगी उसके प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, ठीक है। और एक्सेस टू एजुकेशन ये बता ही दिया, स्पेशली हायर एजुकेशन, ठीक है। और कल्चरली रिक्वायर्ड नॉट टू ईट इन द एंड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि मैन का इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी में, मतलब जैसे कि पॉलिटिशियन मेनली क्या होते हैं? मेंस होते हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जजेस, ये मेनली क्या होते हैं? मेंस होते हैं। तो वही है, मेंस क्या प्रीफर किया जाता है वुमेन में? जॉब्स में उनको ज़्यादा पे किया जाता है, ठीक है। पैट्रियार्कियल सोसाइटी में जैसे कि सेलेक्टिव सेक्स एबॉर्शन होता है, फीमेल फिटिसाइड होता है, रेप होता है, हैरेसमेंट होती है, डाउरी डेथ्स होती हैं, ये सारी रिकरिंग फिनोमिना है। इससे ही पता चलता है कि मतलब क्या होता है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारे होम से स्टार्ट होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने होम के बारे में लिख दी हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फिर वो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, ठीक है। तो वही है सोसाइटी में, वही तो होगी पैट्रियार्कियल सोसाइटी। लार्जली इंडिया क्या एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, कुछ को छोड़ के, जैसे कि खासीज ऑफ मेघालय, नयर्स ऑफ केरला, जहाँ पे मैट्रिलिनियल लीनिएज है। तो ऐसे स्टेप लेने चाहिए हर लेवल पे, जिससे कि दोनों के बीच में मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ सब जो है हाउस होल्ड लेवल पे इक्वल रहें, लॉज इंप्लीमेंट हों दोनों जेंडर्स के लिए, ठीक है। और वर्क प्लेस हैरेसमेंट को रोका जाए, ठीक है। और मोर वुमेन रिप्रेजेंटेशन विलेज पंचायत में, स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, जुडिशरी में, कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो भी जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके ही आपको स्टेप्स लिखने हैं कि उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो वही होगा कि उस बाद में सोसाइटी में वो इन चीज़ इंकलकेट हो जाती है। तो वही चीज़ हमें डिस्कस करनी थी कि क्या क्या होती है। आ जाते हैं 6 के C में। क्या बोलता है? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म इज सजेस्टेड एज ए वे फॉरवर्ड इन वेक ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज पोस्ड बाई शेयर होल्डर कैपिटलिज्म, एग्जामिन द रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स इन दिस डिबेट। क्या बोला? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एक ऐसा तरीका, इज ए वे फॉरवर्ड इन वेक ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंज को के लिए वे फॉरवर्ड है। क्या? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ठीक है, जो शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से पोज किया गया है। एग्जामिन आपको इसके सपोर्ट में या उसके उसमें लिखने हैं। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर कैपिटलिज्म क्या होता है? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे जो कॉरपोरेशन है वो सब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गए, सप्लायर, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, लोकल कम्युनिटीज़, तो उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। सब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो काम करते हैं। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म होता है जहाँ पे जो प्राइवेट कॉरपोरेशन होती हैं वो केवल अपने शेयर
होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, ठीक है। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सोशल चैलेंज, ठीक है, सोशल चैलेंज, ग्लोबल हेजेमनी, बड़ी बड़ी कंपनियां केवल अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रही हैं, मतलब और किसी के लिए काम नहीं कर रही हैं। इनइक्वालिटी बढ़ रही है इससे, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि शेयर होल्डर कैपिटलिज्म जो है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को नहीं डाल रहा है। जैसे कि CEO ऑफ ब्लैक रॉक हैज एडमिटेड दैट प्रेशर टू कीप दी शेयर हाई मीन्स कॉर्पोरेट लीडर्स आर अंडर इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर। इलिसिट मीन्स का वो यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं शेयर होल्डर उससे। तो यही अराइजिंग चैलेंज हो रहे हैं। तो जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है वो आजकल शेयर होल्डर कैपिटलिज्म के उसमें आने लगा है कि ये एक सॉल्यूशन है। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म को रिमूव करने का जो मेथड है वो है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। वो कैसे? जैसे कि आप फेयर वेज दो, ठीक है, हायर मैनेजमेंट वर्कर पे रेशियो रखो, आप रिड्यूस कर दो उसको, इंश्योर करो सोशल सिक्योरिटी को, इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट करो, लोकल कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करो, ठीक है, रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म बढ़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर स्टेक होल्डर वो बढ़ेगा। तो ये बिलीव किया जाता है कि जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है वो बिजनेस का फ्यूचर है और बहुत सारी कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो लॉन्ग टाइम वैल्यू क्रिएशन है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल रहे और रिजिलियंस बढ़े उनका, ठीक है, तभी वो कंपनीज जो है फ्यूचर में जा पाएंगी। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। कितने अच्छा कंसेप्ट है दोनों ही, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म और शेयर होल्डर कैपिटलिज्म, ठीक है। ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा उसमें आ रहा है। तो हमारा पहला सेक्शन हो गया जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाता है हमारा सेकंड सेक्शन जिसमें आएगी हमारी केस स्टडीज़, ठीक है। तो केस स्टडी में हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज रिनाउंड आर्किटेक्ट. He receives a contract of 500 crore to design and lead a building project that would not only be an architectural landmark but also involve engineering challenges, the solution for which would change the industry. The building would house the headquarters of a successful company, Fictitious Corporation. ठीक है, its chairman Mr. Y is renowned for his acumen as well as temper. After spending time on a drawing board, Mr. X come up with an innovative design, ठीक है, which in itself is a masterpiece. His office had to lay out the plan and then coordinate with the engineering firms to execute it to perfection. The building is constructed in record time and is praised for the ingenuity, and experts also look at it as an engineering milestone. After 6 months of construction, Mr. Jed, a doctoral student of mathematics, visits the building for her work on structural engineering calculation. She has immense respect for Mr. X's work. However, she finds that her calculations do not satisfy the requirement of structural integrity for which the building has been widely hailed. She realizes that the building structure has been deficiency based on the bolted beams used for structural support. This was inadequate if the impact of vertical winds on the building is taken into account. It is not only created a threat for building and its occupant but also building and people nearby. Mr. X is informed of this calculation by student and her supervisor. However, Mr. X, meticulous as he is, has confidence on his work and detailed design. He looks at the issue seriously and spends time on design. He indeed finds no flaws in design and also notes that his design entails the use of welded rather than bolted beams. ठीक है, at the time he is negotiating the construction of another building, whether the issue of welding where bolted means is a sticking point. Mr. X prefer welded beams as they are twice as strong as requirements are. Okay. मिस्टर एक्स ने क्या प्रेफर किया? वेल्डेड को प्रेफर किया, ठीक है, क्योंकि वो टॉय स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है. हाउएवर द इंजीनियरिंग फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जॉब एंड प्रोक्योरिंग द स्टील बीम्स पॉइंट आउट दैट द डबल बोल्टेड बीम्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट, आर कॉस्ट इफेक्टिव and fulfilling the building code requirement. After the meeting, Mr. X visits the fictitious building and to his horror he realizes that bolted rather than welded beams have been used in construction of the building. He asks for the design that his office has used. After final approval, he notices that indeed the final design show the use of bolted beams.
These beams are classified as truces which do not meet the regulatory requirement but not the structural capacity as invoiced by Mr. X initially. He further inquires and is told that the engineering firm responsible for construction work had also given similar arguments about the sufficiency, cost effectiveness and regulatory compliance of the bolted beams, which were accepted, and final design was passed by the building department. Mr. X goes into isolation and looks at the final building blueprint and compares it with the original. He quickly identifies the repercussions. The city faces a strong cyclones once in 16 years on an average. If such a cyclone was to hit, the building would sway and may collapse in nearby building. He visits the building in night again and realizes that a relatively small intervention in the 30th floor would resolve the issue. However, this would mean approaching the Fisheries Corporation leadership and new construction approval from the building department. It entails an almost certain risk of litigation and his license of practicing structural engineering being revoked. Identify the issues और विच वन वुड यू एड्रेस ऑन प्रायोरिटी, क्या क्या आप करोगे, आपकी एडवाइस क्या होगी मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, और सफिशेंटली क्लैरिफाई करो रीज़न को, आप वो एडवाइस क्यों दोगे. सबसे पहले यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है. सबसे पहले आर्किटेक्ट जिसने बनाया मिस्टर एक्स, चेयरमैन मिस्टर वाई, बोर्ड फिक्सर्स कॉरपोरेशन का, उसके बाद रिसर्च स्टूडेंट मिस्टर जेड, स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो उस बिल्डिंग को यूज़ करेंगे, और उसके साइड वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो सिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है. इमरजेंसी रिस्पांस का जो इंचार्ज है, डिजास्टर रिलीफ, ये प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है. उसके बाद मोस्ट प्रेसिंग इशू क्या होंगे, सिक्योरिटी, ठीक है. इस चीज़ को रेक्टिफाई करना, एथिकल डायलेमा, ठीक है, उनके सामने कि वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है तो वो फ्लो भी उसने बता दिया वो यूनिक है, ठीक है, कि वो उस मतलब हाँ उसने मान ले आर्किटेक्ट को तो बता दिया, अगर आर्किटेक्ट कुछ ना करे तो वो तो उनको लाइफ के लिए रिस्क हो जाएगा. तो उसके पास एथिकल डायलेमा है कि वो कंपनी को ये चीज़ बताए, लोगों को ये चीज़ बताए, या फिर उसको ही बता के वो चीज़ छोड़ सकती है, ठीक है. कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मिस्टर एक्स और जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो भी इसमें इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो इसमें बताया गया है कि मैं कैसे इशू सॉल्व करूँगा, ठीक है. सबसे पहले रेक्टिफाइंग दी एरर, सबसे पहले एरर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब मेरी रेपुटेशन को एक साइड में रख के, ठीक है, मैं चेंजेस को करने के लिए प्रपोजल लूँगा, ठीक है. इससे हैवी फाइनेंशियल कॉस्ट आ सकता है मेरे लिए, लिटिगेशन प्रोसेस भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकती है, डिसरिप्यूट भी हो सकता है, लेकिन मेरे को इंश्योर करना होगा कि सबकी लाइफ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और जब मैं इस इशू को सॉल्व करूँगा तो केवल ना ही लाइफ बचेंगी बट ऑल्सो मेंटल ट्रॉमा से भी मैं बचूँगा, ठीक है, ठीक है. तो ये चीज़ इसने बोली, मैं अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करूँगा, ठीक है. मेरी एडवाइस मिस्टर एक्स को क्या होगी कि उस इशू को अच्छे से स्टडी करना, अटमोस्ट केयर से मिस्टर जेड के हिसाब मतलब जेड के साथ मिलके उसको अच्छे से फिर से देखना, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी उसमें नीडेड है वो करना, और रिगरस टेक्निकल स्टडी करना, और प्रॉपर साइंटिफिक चेंजेस लाना, ठीक है. तो ये सारी मेरी एडवाइस होंगी. और इनिशियल प्रिपरेशन के बाद जो मिस्टर एक्स है उसको मिस्टर वाई से मिलना चाहिए, जितने भी इशू हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, और अपनी मिस्टेक्स को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ब्लेम को शिफ्ट नहीं करना चाहिए कंपनी पे या स्टाफ पे. एडवाइस करूँगा कि कि वो जितने भी फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करे, लीगल केसेस को एक्सेप्ट करे और उनको शॉर्ट आउट करे कम्युनिकेशन से, ठीक है. और इसी चीज़ में वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऐसा मतलब कुछ भी ना करे, ऐसी गलतियाँ ना करें, ठीक है. तो क्योंकि उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को बनाने की, और अगर वो अच्छा बनता है तो प्रेज उन्हीं को मिलता है, अगर वो ख़राब बनता है तो फिर उसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं वो भी उन्हीं को फेस करने चाहिए, ठीक है. तो हाँ, तो मेरा मतलब मिस्टर वाई को होगा कि आप पेशेंटली लिसन करो मिस्टर एक्स को और उसको प्लान बताओ, ठीक है, उसके प्लान सुनो, फिर आप लायबिलिटी को बिगिन कर सकते हो. थर्ड पार्टी को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए भी बिठाया जा सकता है इस मैटर में,
ठीक है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उसके द्वारा। तो ऐसी एडवाइस मतलब सबको ये एडवाइस दे रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या क्या एडवाइस देनी है। ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने कंक्लूज में ये लिखा है, चाहे कोई भी रीज़न हो, कितनी भी बैड सिचुएशन हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको पेशेंस से लिसन करना चाहिए और नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो लायबिलिटी को एसेप्टेन करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें लोगों की अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व है। तो मोर ट्रांसपेरेंसी से आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट केस स्टडी इन अ रिसेंट सर्वे अराउंड सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर ए सर्टेन स्टेट इन द कंट्री वाज फाउंड ग्रोसली अंडर परफॉर्मिंग। State is marred with issue of poverty, hunger, social backwardness, lawlessness, underdevelopment. In 7 decades since gaining independence, the state has continued to perform poorly across various index. In the past, the CM had set up a fact-finding committee to report the chief issues of backwardness of the state. After years of groundwork and surveying, it was found that one of the main causes of state backwardness was its huge population that amplified resource scarcity. ठीक है, taking a clue from the facts presented in the report, the state cabinet constitute a panel of policy makers to consider the question of growing population and suggest suitable revision of the state population. The panel recommend legislation on population control bill that has a contentious provision in the form of one child norm. You are the chief of the panel. Recommendation of panel require your approval. टेबल्ड इन द CMO. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर, क्या इशू इन्वॉल्व है इसमें और आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन का बढ़ना इसमें जो मेन चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, मेंबर ऑफ द पैनल जो उस पॉलिसी को बना रहे हैं। ठीक है, जो उस पॉलिसी को बना रहे हैं, तो उन्होंने वही बोला कि आप क्या डिसीजन लोगे। सबसे पहले अगर पैनल का चेयरमैन है, अगर उसी के साइन से सब होना है तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज़ करना चाहिए, रीजनिंग यूज़ करनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो वो क्या क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडरेशन ऑफ इकोसेंट्रिज्म का जो आइडिया है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद कंसिक्वेंसलिस्ट पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे, मतलब उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो डिसीजन लेने के। मोरल एंड्स पे उस डिसीजन का वो देखेंगे लेजिटिमेशन। उसके बाद लिबरेटेरियन ग्राउंड्स पे देखेंगे। ठीक है, बेसिक डिप्राइवेशन किसके कारण है, क्या और भी कोई रीज़न है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उस डिसीजन को देखेंगे। ठीक है, और तो मैं उनमें क्या बोलूँगा कि जो भी अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, और उनको इक्वली काउंट करा जाना चाहिए। उसके बाद और जो भी अगर आपको जो अगर पॉपुलेशन के जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन कोerसिव होनी चाहिए, इंसेंटिव बेस होनी चाहिए, और परसुएशन का आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जो आज आपने उसमें यूज़ किया था ना परसुएशन का आप उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फ्रीडम जो है पॉलिसीज़ के साथ क्या होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए पॉपुलेशन साइज़ को वो करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ग्लोबल एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए कि ग्लोबली उन्होंने कैसे उसको वो किया है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ मैं करूँगा, ये सारे स्टेप्स इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना, कोई भी केस स्टडी पढ़नी है, उसमें क्या स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उसमें इश्यूज़ हैं, क्या आप करोगे। ठीक है, आप क्या क्या फैक्टर्स को माइंड में वो करोगे, बस उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है यू आर वर्किंग एज ए DFO इन एन एरिया विच इज़ होम टू टाइगर्स। रिसेंटली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर वेंचरिंग इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ऑल्सो किलिंग लाइवस्टॉक ऑफ विलेजर। अनफॉर्चुनेटली 2 to 3 villages have been killed by some wild animals in last few villagers। ठीक है, last few weeks villagers claim that ठीक है tiger have killed their fellow villagers and request you to protect their lives and property by either relocating or killing the man-eater tiger. They are obstructing investigation of forest official to ascertain whether it was the work of tiger or some other animals. Your attempt to trap the tiger have not been successful. Concerned over the delay in killing or relocating the tiger, villagers hired a private hunter to kill the tiger on their own and argue that they have been right to defend themselves and their property. In this context, answer issues involved and
आप क्या करोगे। इश्यूज़ क्या है, राइट टू लाइफ है उनकी, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड ऑफ द विलेजर्स, ठीक है, यही इशू है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी एक इशू बन जाता है कि आपको उस वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हैं वो, ये भी एक मेन वो है। और एक डिसवेडिंग विलेजर्स फॉर यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ प्राइवेट हंटर, ये लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट जाता है कि वो प्राइवेट को हायर कर रहे हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करोगे, मतलब ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, विलेजर्स को परसुएड करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि वो उसमें हेल्प करें, ठीक है। फिर अगर कोई गलत चीज़ मिलती है तो आई विल टेक, मतलब क्या करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे विलेजर्स के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। और फिर उस टाइगर को पहचाना जाएगा, ठीक है, कैमरा ट्रैप्स का यूज़ किया जाएगा उस टाइगर को पहचानने के लिए। और टाइगर को मैन ईटर तभी डिक्लेयर किया जाएगा जब प्रॉपर एविडेंसेस होंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो दिए गए हैं उन रूल्स के हिसाब से। फिर आप क्या करोगे, लाइव्स को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप अवेयरनेस को रेज करोगे, जहाँ पे भी टाइगर दिखे तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और आप ये इंश्योर करोगे कि जो विलेजर्स हैं वो जंगल में एक्सट्रीम नेसेसिटी में ही घुसे, नॉर्मली वहाँ आना जाना ना रखें, ठीक है। या फिर मैं उनके लिए मतलब अल्टरनेटिव या सेफ साइट्स भी उनके लाइफ स्टॉक के लिए ट्राई कर सकता हूँ कि उनको कहीं और वो अपनी लाइफ स्टॉक को चरा सकें, ठीक है। और मैं उनको कहूँगा कि आप कहीं और पे भी शिफ्ट हो सकते हो, कि आप अगर फॉरेस्ट में जाओ तो आप क्या शिफ्ट हो, मतलब टोटल ग्रुप्स में शिफ्ट हो, या फिर आप जाओ तो मूव करो तो आप ग्रुप्स में जाओ, ठीक है, प्री डिटरमाइंड टाइमिंग पे जाओ। मैं एक ग्रुप भी बनाऊंगा विलेजर्स का, ठीक है। और उसके बाद इंश्योर करूंगा कि अगर उनके साथ सच में गलत हुआ तो उनको कंपनसेशन भी ग्रांट किया जाए, ठीक है। प्राइवेट उसको हायर करने के का भी इशू है, तो मतलब प्राइवेट को हायर कर रहे हैं इसका मतलब उनका जो लॉ ऑफ लैंड पे जो भरोसा है वो नहीं है, ठीक है। और और दूसरी चीज़, कौन उन आदमी को मार रहा है ये भी क्या है, अननोन है। और ये फॉरेस्ट ऑफिशियल की ड्यूटी है कि कोई भी इलीगल चीज़ें ना हो फॉरेस्ट में, तो वो किसी इलीगल एक्ट में शामिल ना हो। तो अगर वो ऐसा करते हैं तब भी बात नहीं सुनते तो फिर मैं उनके अगेंस्ट क्या लूँगा, एक्शन लूँगा। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना तो मेरा वही है, ठीक है। अगर उन्होंने किलिंग की है, मतलब अगर उसी ने किलिंग की है तो उसका रिलोकेशन हो सकता है, कैप्चर हो सकता है, उस एनिमल को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है, अगर फेल रह गए तो वही है एविडेंस, मतलब सारी चीज़ें वही करेंगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने की भी कोशिश करेंगे, प्राइवेट के साथ जो इशू है उसको सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, और सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ये होगा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद आती है हमारी 10th केस study. You are a district magistrate of an area which have seen a huge surge in COVID cases during the second wave of pandemic. The health infrastructure is already overburdened, and COVID testing is struggling to meet the demand. Also, the vaccination drive is at the risk of going off track due to demand supply mismatch. During this difficult time, you come to know that there are some people who are engaging in black marketing, hoarding, profiteering by using every trick in the book to cheat, ransom, and swindle COVID patient. The black marketing, hoarding, profiteering is a classic case of market failure which highlights the significance of state intervention in crisis situation. How can state effectively play the role of regulator as well as service provider? अब वो केस स्टडी जो है ये मतलब यूजुअल क्राइसिस के बारे में बता रहा है। जब भी हेल्थ इंडिया में जब हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, हजार्स हैं, और जो पीपल है वो होर्डिंग से, प्रॉफिटरिंग से, इन सब चीज़ों से पैसे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे किस स्टेक होल्डर्स हैं, पेशेंट जिनको हाई रेट्स पे जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी लाइफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। कॉमन मासिस और किन ऑफ पेशेंट्स, मतलब जो ऐसे पेशेंट जो मतलब जो ये पर्सन जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए, उनके पास और भी ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है कि उनके जो घर वाले हैं वो वहाँ पे बंद है। तो यहाँ पे भी स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए, पीपल को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, प्रॉपर सप्लाई वो करनी चाहिए, ठीक है।
की, और होर्डिंग बाइंग ये वो परसुएड करना चाहिए, अगर नहीं मान रहे तो फिर उन पे लेजिस्लेशन करना चाहिए। बिजनेसेस भी अपना क्या करते हैं, बिजनेसमैन्स क्या करते हैं, बिजनेसमैन प्रोक्योरमेंट की सप्लाई के लिए मतलब ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। इससे क्या होगी, मतलब हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ जाता है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाता है, तो वही ब्लैक मार्केटिंग होगी, तो उसको भी रोका जा सकता है। तो वो कौन कर सकती है, वो भी स्टेट ही कर सकती है, तो स्टेट को ही सामने आना पड़ेगा। और क्या स्टेप्स, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज कर सकती है, कंट्रोल रूम एक क्रिएट कर सकती है, एसेंशियल मेडिसिन और सप्लाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले सकती है, ओपन मार्केट में प्राइसेस को रेगुलेट कर सकती है, और ब्यूरल और क्रीमेशन एक ढंग से वो करवा सकती है। जब मार्केट फेलियर होते हैं डिजास्टर सिचुएशन में, तो इससे मतलब और ज़्यादा नेशन में और ज़्यादा दिक्कतें होती है, काओस आता है, लो एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है। तो ये एसेंशियल है कि गवर्नमेंट सामने आए, जीरो टॉलरेंस दिखाए जो भी होर्डर्स हैं या फिर जो भी सप्लाई को रोक रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, ठीक है। तो एनजीओ वगैरह सिविल सोसाइटी की भी मदद ली जा सकती है अवेयरनेस को फैलाने में और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने में, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं 11th केस स्टडी। You work as a marketing consultant for multinational company that specializes in various products including nutrient supplements, ठीक है। The company pays its employee extremely well and provides satisfactory fringe benefits. Your manager has hinted that he will recommend you for overseas company transfer, which will improve your job profile. This has motivated you to work harder and perform better. The company has to advertise and sell a new weight loss X. As per income research, it has minimal or no side effect and no adverse impact, which is unique selling point. You are given the responsibility of heading the marketing team. For advertising pill X, due to the well-crafted marketing strategy including endorsement by a renowned celebrity, the product has generated considerable public attention. However, while working on an advertisement campaign for the pill, you find that in company research founding of the pill X are fabricated. While it indeed has no side effect, there are no proven benefits of taking the pill as well. It merely acts as a placebo. When you bring up the issue with your manager, he promptly tells you to keep the facts to yourself. He also indirectly brings up the fact that your performance review date is approaching and hints that you will get transferred overseas if you prove your loyalty to the company. Stakeholder issues or options available. Stakeholder head of the marketing company, जनरल पब्लिक, ठीक है, जिसको हेल्थ बेनिफिट्स होने वाले, मैनेजर, अदर एम्प्लॉयज़, रेपुटेशन कंपनी की, ठीक है। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉफिट ओवर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट जो उस बंदे का हो सकता है, और वर्क एथिक्स काम में आ सकते हैं। वेरियस ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले सीनियर से बात करूँगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाऊंगा कि प्रोडक्ट को दोबारा रीटेस्ट किया जाए, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ, और प्रेस को ऐसी एनोनिमसली ऐसी इन्फॉर्मेशन को दिया जा सकता है, या फिर वही है टॉक टू द सीनियर, फिर विसल ब्लो भी इसके खिलाफ आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप वही है प्रेस को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो इस सिनेरियो में मैं सीनियर ऑफिसर से बात करूँगा फर्स्ट, अगर उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, रिलेवेंट मतलब गवर्नमेंट को इसके बारे में खबर दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है कि ये चीज़ वो करेंगे। उसके बाद जाता है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, कोविड पेंडेमिक हैज़ फोर्स्ड यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड टू शट डाउन देयर campuses indefinitely and move their educational activity on online platform. These institutions were not prepared for such transition, and their online teaching learning process evolved gradually. Those students considered online learning advantageous because of the flexibility and convenience. There have been reports that the students prefer learning in physical classroom to online education. The students feel that online education is stressful, affects their health and social life. Moreover, not all students have equal access to and expertise on digital technology. Although this inequality existed earlier, the COVID pandemic exposed the digital divide. Considering yourself as chairman of committee constituted by government to suggest measures to improve the quality and accessibility of online education. Key issues
प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ इन योर रिकमेंडेशन, और क्या क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी आप मेजर्स सजेस्ट करोगे। सबसे पहले क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। एक्सक्लूजन ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। नो यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है लर्निंग इन्वायरमेंट में घर पे। और फाइनेंशियल बर्डन है कि मतलब लैपटॉप्स, फ़ोन्स, डेस्कटॉप खरीदने का, ठीक है। और क्या वैल्यूज़ होंगी, मतलब क्या वैल्यूज़ का यूज़ होगा कोई भी रिकमेंडेशन देने में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, एफिकेसी, एक्सेसिबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन को, ठीक है। तो यही चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्वालिटीज़ का यूज़ होगा ताकि और अवेयरनेस, सोसाइटी में अवेयरनेस आ जाए। तो इन सब प्रिंसिपल वैल्यूज़ का यूज़ किया जाएगा। क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और ज़्यादा जो है उसको एक्सेसिबल बनाना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन को। जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज रेट पे डिजिटल गैजेट, लैपटॉप, टैबलेट ये वगैरह बांट सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है ऑनलाइन एजुकेशन में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इनहेंस करने की कोशिश की जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है टीचर को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। कंटेंट बर्डन को स्टूडेंट्स पे कम किया जा सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। सिविल सोसाइटी की मदद ली जा सकती है अपने इस काम को करने में। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी मतलब डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करती है। ऑल्दो हाँ, मतलब वही है कि although with a rider that a digital device must be eliminated to fully benefit from such method। अगर हमें इन सब चीज़ों में का फ़ायदा चाहिए तो हमें डिजिटल डिवाइड को तो रिमूव ही करना होगा, तभी जो हमारी जो एजुकेशन है वो सिस्टम क्या बनेगी, इंक्लूसिव बनेगी, सस्टेनेबल बनेगी और इनइक्वालिटी सोसाइटी से रिमूव हो पाएंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये है, उसमें आपको बस मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। केस स्टडीज़ में आपको स्टेक होल्डर्स पता होने चाहिए, इशू पता होना चाहिए, डायलेमा क्या है, आप क्या वैल्यूज़ का यूज़ करोगे, उसके बाद आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए जीएस की तरह, ठीक है। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है और आपको इसमें वैल्यूज़ का कंसेप्ट तो ज़रूर लिखना है। आपको क्या एथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो मोरल वैल्यूज़ का आपको मैक्सिमम जगह पे यूज़ करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।